अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि दुनिया का एक नया जंग का मैदान, जिसमें मैंने ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के ऊपर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से वहाँ पर परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं और कभी भी वहाँ पर जंग जो है वो छिड़ सकती है। बादल बहुत ही घने और काले मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना प्रॉब्लम या क्रिएट कर रहा है, बुलिशनेस दिखा रहा है, गुंडई दिखा रहा है, बदमाशी दिखा रहा है, वैसे ही टर्की जो है वो ईस्ट चाइना सी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर टर्की से एक और खबर इस तरीके से है, या टर्की का एक और स्टेप इस तरीके से है जो कि अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो पहले थोड़ा थोड़ा हम टर्की और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अगला स्टेप जो है कि किस तरीके से ये रिलेशंस जो हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, असलियत में अगर टर्की और अमेरिका के रिलेशंस को देखें तो सबसे पहले आप टर्की की लोकेशन को देख लीजिएगा, इंडिया के कंपैरिजन में वो कहाँ पर है। अगर आप देखते हैं इंडिया के कंपैरिजन में टर्की, तो दिस इज़ इंडिया। इंडिया का अगला देश पाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, यानी चौथा आपके पड़ोस के अंदर टर्की इस तरीके से मौजूद है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ के बाद कि असलियत में टर्की का रिलेशन क्या रहा है अमेरिका के साथ, तो आपको वो यहाँ पर नज़र आएगा। दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो जिस तरीके से कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, कोल्ड वॉर में जब दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, एक ग्रुप वो था जो अमेरिका की तरफ था और दूसरी तरफ वो था जो रशिया या सोवियत यूनियन या USSR की तरफ था। ऐसी सिचुएशन में, हालांकि यहाँ पर चाइना भी आएगा और चाइना भी USSR के ही पार्ट में था, ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो अमेरिका ने USSR से लड़ने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो बनाया और USSR ने इसी के बदले में वारसा पैक्ट बनाया। अब ऐसी सिचुएशन में ये अप्रॉक्सीमेट 1955 के आसपास तक सारे के सारे नाटो और वारसा वगैरह इस्टेब्लिश हो चुके थे और उसके बाद पूरी दुनिया अगले लगभग 1990 तक, 1990 तक ये जो देश थे ये लगातार लगे रहे। ऐसी सिचुएशन में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद डिस्कशन किया गया कि भाई वारसा तो ख़त्म हो चुका है, यानी सोवियत यूनियन ख़त्म है तो वारसा भी ख़त्म है, तो क्या नाटो को भी डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वहाँ पर असलियत में समस्या ये आई कि क्या नाटो को डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो अमेरिका ने कहा नहीं, नाटो जो है ये वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने का काम करेगा। वो असलियत में वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने का काम करने से ज़्यादा असलियत में अमेरिका के दिमाग में ये थी कि अब पूरी दुनिया के अंदर गुंडई दिखाई जाए। तो ये जो देश थे जो इस समय पर मौजूद थे, इसके अंदर ये जो इस टाइम पर न्यूट्रल थे वो भी, और बहुत से वारसा कंट्रीज़ के जो वारसा वाले पैक्ट के जो कंट्रीज़ थे वो सारे भी लगातार अमेरिका के साथ जुड़ते चले गए और नाटो और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। लेकिन अब जैसे जैसे राइज ऑफ चाइना हुआ है, चाइना का राइज हुआ और चाइना के राइज के बाद दुनिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, वो लगातार बदल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में इस नाटो के यूनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है बड़ा, और इसी वजह से इसमें जो एक देश के ऊपर सेंध मारने के अंदर जो चाइना कामयाब हुआ है वो है टर्की। मैंने आपको बता दिया, ये रहा टर्की जिसके अंदर ये सेंध मारने में कामयाब हुआ। शुरू से अगर देखा जाए तो अमेरिका और टर्की के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और टर्की कहीं ना कहीं ब्लैक सी के अंदर USSR यानी सोवियत यूनियन और बाद में रशिया को कंटेन करने में बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एलाई था अमेरिका का। अगर आप इसे देखते हैं यहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छा मैप के अंदर समझ में आएगा कि अगर आप देखेंगे टर्की की इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए क्या थी। अमेरिका के लिए टर्की की इंपॉर्टेंस ये थी कि ये ब्लैक सी है, इस ब्लैक सी से ऊपर की तरफ ये जो पार्ट था ये रशिया था, USSR ये पूरा था। अगर रशिया
यहाँ टर्की ना होता तो रशिया पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकता था अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिका और दूसरे नाटो कंट्रीज के ऊपर। इसलिए टर्की की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ग्रीस की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अमेरिका के लिए। मैंने यहाँ पर पिछली बार भी कहा या कई बार कहता हूँ कि यहीं पर डिप्लोमेसी काम आती है, और ये डिप्लोमेसी जो एक कलाकारी है, जो इस कलाकारी को जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा वही है। सोचकर देखिए, आज जो ग्रीस और टर्की जो दुनिया के मतलब पिछले 400-500 साल से दुश्मनी एक दूसरे के साथ निभाते आ रहे हैं, 1800 के बाद से तो इनकी दुश्मनी लगातार चलती आ रही है। ऐसी सिचुएशन में 1800 के बाद जो दुश्मनी लगातार चलती आ रही है और ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के कट्टर वाले दुश्मन बने हुए हैं, कई वॉर्स लड़ चुके हैं, सब चीज़ें हैं। ऐसे में डिप्लोमेसी कहाँ मायने रखती है? यहीं पर डिप्लोमेसी मायने रखती है कि दो दुश्मनों को भी ब्रिटेन ने अमेरिका ने एक साथ रखा और अपने साथ बनाए रखा और यूएसएसआर पे डोमिनेंस एस्टेब्लिश किए रखी। यहाँ टर्की इतना इंपॉर्टेंट अलाई था अमेरिका का कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन सिचुएशंस बदली, और इन सिचुएशंस बदलने के साथ साथ अमेरिका और टर्की के रिलेशंस भी बदले। कहाँ? तो ट्रंप के आने के बाद टर्की और जो एर्दोगान, ये मिस्टर एर्दोगान हैं, एर्दोगान ने सिचुएशंस को बदला और ट्रंप के आने के बाद एर्दोगान की पॉलिसीज जो थी वो चेंज हुई। और कहीं ना कहीं जो उससे पहले टर्की जो सेक्युलरिज्म का गाना गाता था, वो अब कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ बढ़ता हुआ इस्लामिक कंट्री की फॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इसके अमेरिका या ट्रंप के साथ भी रिलेशंस जो हैं वो गड़बड़ाते जा रहे हैं लगातार। इसका सिचुएशन आप इस तरीके से समझिए कि असलियत में टर्की के जिस रशिया के अगेंस्ट टर्की को इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस टर्की के पुतिन के साथ एर्दोगान का ये जो है मीटिंग ये दिखा रहा है। और इसी एर्दोगान ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले तो बैटरी ली। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश रशिया के फेवर में जाए, लेकिन फिर भी टर्की ने क्या किया, रशिया के साथ रिलेशंस बनाने का सबसे पहला पार्ट निकाला कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया। ये आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरीके से है कि कोई भी मिसाइल अगर ऊपर से आती है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी कंट्री को, अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको अचीव करती है। टर्की ने इसी के ऊपर डील किया और ये सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया का है और दुनिया इसके पीछे इस समय पर दीवानी है। टर्की ने अमेरिका को साइडलाइन करते हुए रशिया से S-400 की बैटरी खरीदनी शुरू करी कि आप हमारे को इनकी बैटरी दे दो। ये डील अप्रॉक्सीमेट 2018 के आसपास हुई। अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं था। अमेरिका ने इसके रिएक्शन के अंदर क्या किया, अमेरिका ने इसके रिएक्शन में कहा कि ठीक है, हम सारे नाटो नेशंस F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने जा रहे हैं, उससे आपको बाहर निकाल रहे हैं। साथ में F-16 का जो अपग्रेडेशन टर्की के लिए किया जा रहा था, F-16 का जो टर्की के F-16 का जो अपग्रेडेशन किया जा रहा था, उससे आपको बाहर निकाल रहे हैं। यानी अब आपको हम ना तो अपग्रेडेशन करेंगे, ना ही F-35 के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हम आपको साथ देने वाले हैं। ये आप F-35 स्टेल्थ जो फाइटर जेट है उसकी डेवलपमेंट का एक थोड़ा सा नमूना देख सकते हैं कि इस तरीके का रहा। अब असलियत में टर्की ने एक तरफ यहां तो अमेरिका को चिढ़ाया, साथ में वो ईरान, यहां अगर आप देखते हैं तो टर्की ईरान और रशिया के साथ खुलकर अपने रिलेशंस एस्टैब्लिश करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और यहां एर्दोगान, खामेनी और पुतिन के साथ जिस तरीके से फोटो खिंचा रहे हैं और बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन के ऊपर बहुत ही पक्की दोस्ती वाले टाइप के जो हाथ इनके मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चिंता की विषय थे। तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे में सिचुएशंस क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बदल रही हैं और ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक चैलेंजिंग पोजीशन के ऊपर आ चुका है, चैलेंज क्रिएट कर चुका है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कहीं ना कहीं इस समय पर चिड़े बैठे हैं या जिसे कहेंगे नाराज बैठे हैं। तो इन्होंने अब
टर्की से जो भी खींचातानी चल रही है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो टर्की की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है और इसकी जो करेंसी है लीरा, उसके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। लेकिन टर्की को एक बहुत अच्छी खबर ये आई है कुछ दिन पहले कि इसको गैस रिजर्व्स मिले हैं और वो भी ब्लैक सी के अंदर। और ब्लैक सी में जैसे ही गैस रिजर्व्स मिले, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका जो है, डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका, इसकी अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हुई है। और इसी का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं एर्दोगान जो अपने आप को मतलब प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका अपने आप को सेक्युलरिज्म का नेता बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के साथ इनको अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ने का इनको एक एग्जाम्पल और मिल गया, या एक रीज़न और मिल गया। यही रीज़न है, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए पहले तो सिर्फ बैटरी खरीदी थी, अब रशिया से इन्होंने कंप्लीट डिफेंस सिस्टम लेने का मन बना लिया। कंप्लीट डिफेंस सिस्टम लेने का मन बना लिया कि अब हम कंप्लीट डिफेंस सिस्टम जो है इनसे परचेज करेंगे रशिया से। अब अगर S-400 कंप्लीट डिफेंस सिस्टम परचेज करेंगे तो अमेरिका चिढ़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक रिएक्शनरी पावर के रूप में इस्तेमाल ये जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वीक इन डिप्लोमेसी है। ये डिप्लोमेसी में हमेशा गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में इस तरीके से लगे रहते हैं कि ये हमेशा डिप्लोमेसी को रिबटल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। यानी ये तूने एक मारा मैं भी मारूंगा, फिर तू भी मारेगा मैं भी मारूंगा। इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और यही रीज़न है कि आने वाले समय में इसका मामला ख़राब लगता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मामला ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे अगला स्टेप अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि अब यहाँ मैंने आपको बताया कि टर्की के रशिया के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं, तो व्हाट अमेरिका कैन डू, व्हाट अमेरिका कैन डू, अमेरिका क्या कर सकता है? अब अमेरिका यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका के पास एक ऑप्शन जो पुराने वाले हैं, या तो वो कहेगा कि सबसे पहले मैं आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा हूँ, और दूसरा मैं आपको नाटो से बाहर कर रहा हूँ। या तो वो कहेगा मैं नाटो से बाहर कर रहा हूं, आप मेरे दोस्त नहीं रहे, और साथ में मैं आपके पास सैंक्शंस लगा रहा हूं, ताकि जिस तरीके से मैंने ईरान को मज़ा चखाया, ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल ख़त्म किया, वैसे मैं टर्की की इकोनॉमी को भी बिल्कुल ख़त्म करूंगा। लेकिन आउटकम क्या है? क्या ईरान की इकोनॉमी को अमेरिका ख़त्म कर पाया है? तो आंसर नहीं है। असलियत में ईरान ने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से राइज ऑफ चाइना हुआ, चाइना के पास गया, $400 बिलियन का उसने इन्वेस्टमेंट करवा लिया चाइना से। अब नतीजा क्या हुआ? ईरान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, और ईरान जो है वो चाइना के पाले में चला गया। टर्की भी ऐसा ही करेगा। इट मीन्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप्स रिएक्शनरी पॉलिसीज आर डूइंग। इसकी जो प्रतिक्रियावादी जो नीतियां हैं वो कर क्या रही हैं? वो प्रतिक्रियावादी नीतियां और कुछ नहीं कर रही, असलियत में एक एक करके अपने अपने दोस्तों को कमज़ोर कर रही हैं या तोड़ रही हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो भी अमेरिका से ज़्यादा से खुश नहीं हैं। जर्मनी जो है, अमेरिका के साथ उसकी खटास सबको नज़र आ रही है साफ साफ। ब्रिटेन जो है वो अपने आप में इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसका जो कर्जा है वो उसके GDP के 100% हो चुका है, यानी जितना GDP है उतना ही कर्जा हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, सिर्फ एक फ्रांस बचता है जो सॉलिड पावर है और किसी तरीके से अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने एरिया के अंदर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में टर्की जाता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेन पॉलिटिकल जो अलाइज हैं वो ज़्यादा इतने स्ट्रांग हैं नहीं। तो असलियत में अमेरिका की, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को, खासकर नाटो को कमज़ोर करते हुए आगे बढ़ा है, या कमज़ोर करते हुए दिखाया है, या कमज़ोर किया है। उसका आउटकम जो है आगे आने वाले टाइम में आपको ये दिखता हुआ नज़र आएगा कि चाइना डे बाय डे मजबूत होगा, चाइना स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे चाइना स्ट्रांग होगा वो अमेरिका के अगेंस्ट ग्राउंड गेन करता हुआ नज़र आएगा। और जितना ज़्यादा चाइना अमेरिका की तरफ ग्राउंड गेन करता हुआ नज़र आएगा, दुनिया उतना ही ज़्यादा कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इसी को न्यू कोल्ड वॉर कहा जाएगा। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर का एक और एग्जाम्पल ये है।
तो जिस तरीके से टर्की का इस्टेब्लिशमेंट है या टर्की की प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं आगे फिर फर्दर डिस्कस करता रहूँगा। अभी टॉपिक यही था कि अमेरिका जो है वो एक गलत नीति चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका का एक और दोस्त जो टर्की है वो नाराज़ होकर जा रहा है या जा चुका है। बाकी आगे जैसे भी सिचुएशंस होगी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।